जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के चौथे क्लास को देखेंगे, जिसमें हम लोग तीन चीज को कवर करेंगे, तीन थिंग्स को कवर करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में तीन जो हमारे आपके टीचिंग एड्स है और टीचिंग प्रिंसिपल है, टीचिंग मेथड्स है, इसको इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। मैं अजय कुमार गुप्ता आप सभी को कॉमर्स कोच में स्वागत करता हूँ। टीचिंग एड्स मतलब होता है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री मतलब एक शिक्षक जब शिक्षण करता है, जब टीचिंग करता है, तो उन्हें कई सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एक व्हाइट बोर्ड की आवश्यकता हुई, मुझे एक मार्कर की आवश्यकता हुई, मुझे एक हेडफोन की आवश्यकता हुई, मुझे लाइटों की आवश्यकता हुई, कैमरा की आवश्यकता हुई। तो इन सभी को क्या कहते हैं? टीचिंग एड्स। इन्हीं को टीचिंग एड्स बोला जाता है, इन्हीं को शिक्षण सामग्री बोला जाता है। चाहे वो जो भी वस्तुएं हों जो कि टीचिंग में आपको उपयोग में लाना होता है, उसे टीचिंग एड्स के अंतर्गत रखा गया है। टीचिंग एड्स जो है वो टेक्नोलॉजी के बेस पे दो होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका चित्र, ग्राफ, चार्ट, पुस्तक, मानचित्र, ये सारी चीजें आती हैं। और हार्डवेयर के अंतर्गत आपका टेलीविजन, रेडियो, ठीक है, रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर, ठीक है, प्रोजेक्टर्स, ठीक है, ये सभी आते हैं आपके हार्डवेयर के अंतर्गत। ठीक है, कंप्यूटर भी आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद कहता है शिक्षण सामग्री का जो शिक्षण सामग्री, शिक्षण में जो सहायक सामग्री है, उनको तीन भागों में बांटा गया है। एक वैसा जिसको सुनने में उपयोग लाया जाता है, उसे श्रवण साधन बोला जाता है। दूसरा जिसे देखने में उपयोग ज्यादा किया जाता है, मतलब देख के समझा जाता है, उसे दृश्य साधन कहा जाता है। और जिसमें देखना और सुनना दोनों कार्य होता है, उसे हम श्रवण दृश्य साधन कहते हैं। श्रवण दृश्य साधन सबसे उपयोगी और सबसे कारगर है। अभी लोग इसी का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं टीचिंग में। जो भी टीचर्स टीच करते हैं, जो भी टीचर पढ़ाते हैं, वो आपका श्रवण और दृश्य साधन को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं। टेलीविजन देख रहे होंगे, टेलीविजन में भी आपका दोनों चीज होता है, दृश्य भी होता है और श्रवण भी होता है, मतलब सुनना भी होता है और देखना भी होता है। उसी तरह प्रोजेक्ट अब हम लोग श्रवण साधन में कौन कौन सी आइटम आएंगे उसको देखेंगे, दृश्य साधन में कौन कौन से आइटम आएंगे उसको देखेंगे, श्रवण और दृश्य साधन में कौन कौन से आइटम आएंगे उसको देखेंगे। अगर रेडियो की बात किया जाए तो सिर्फ और ऑडियो हमको सुनने को मिलता है, तो इसका मतलब है उसमें सिर्फ और सिर्फ श्रवण मतलब सुनने की प्रक्रिया ज्यादा होती है, सिर्फ सुनने का ही कार्य किया जाता है। टेप रिकॉर्डर में भी आपको श्रवण का ही कार्य किया जाता है, सुनने वाला काम किया जाता है। मोनो कहता है ग्रामोफोन और लिंगोफोन। लिंगोफोन में ये दोनों आपका नित्य, आप इस चीज को प्राचीन काल में, जब अभी रेडियो आ गया है, इससे पहले आपका ग्रामोफोन आता था, उससे हमारा मतलब गाना वगैरह सुनते थे। उसके बाद दृश्य साधन में कहता है, दृश्य साधन में आपका चार्ट हो गया, दूसरा मानचित्र हो गया, ग्लोब हो गया, प्रतिमान हो गया, मॉडल जिसको बोलते हैं, फिर हो गया फिल्म स्क्रिप्ट हो गया या पूरी पूरी फिल्म हो गई, फिर आपका ग्राफ्स हो गया, डायग्राम हो गया, लाइन डायग्राम्स, पिक्चर्स हो गए। पिक्चर्स को दिखा करके आपको टीच किया जाता है, सिर्फ मतलब दिखाने से आप समझ जाते हैं कि ये चीज यहाँ इंस्ट्रक्शन बोल रहा है। अभी भी ये चीज होता है, जब आप किसी सेमिनार वगैरह में जाएंगे तो आपका बोर्ड लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये बोर्ड ये चीज बोल रहा है। वहां कोई बोलने वाला नहीं होता है, लेकिन अगर बोर्ड ने कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया वो आपका पिक्चर वाला टीचिंग से, मतलब पिक्चर से आपको सिखाया समझाया जा रहा है। पत्र या पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स की बात कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें आपको आंखों का प्रयोग किया जाता है, इसमें आपको कानों का प्रयोग किया जाता है और इसमें आपको आंख और कान दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब कारगर और प्रभावशाली है, तो इसमें आपका मल्टीमीडिया आता है। मल्टीमीडिया तो आप लोग सब जानते ही हैं, चलचित्र आता है जिसको वीडियो बोलते हैं, या सिनेमा आता है। तो इस समाचार न्यूज जो हमारा देखते होंगे, अभी कितने सारे टीवी न्यूज आ रहे हैं, टीवी में बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। टेलीविजन, पूरा टीवी में जितनी भी प्रोग्राम्स आते हैं वो सारा आप देखते होंगे, बोल भी रहा है और वो कुछ चित्र उसके प्रति दिखा रहा है, तो ये टेलीविजन हो गया। ब्लैक बोर्ड भी आपका इसके अंतर्गत कैसे आता है? क्योंकि देखिए, जब हम ये मान लीजिए कि आपका पास व्हाइट बोर्ड है, तो इसमें जो लिखे हैं वो आप देख रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, दैट मीन्स कि ये इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद बोलता है संवाद सामग्री। संवाद सामग्री मतलब डायलॉग एड्स हो गया, उस फिर हो गया प्रदर्शन बोर्ड, डायलॉग डिस्प्ले बोर्ड, जो डिस्प्ले बोर्ड अभी आप
उसके बाद है डिजिटल बोर्ड, मतलब दृश्य जो श्रवण और दृश्य साधन होता है, इन सभी में आपको दोनों चीज साथ साथ चलते हैं, मतलब ऑडियो भी और वीडियो भी दोनों साथ में चलाए जाते हैं। उसके बाद आता है टीचिंग प्रिंसिपल। टीचिंग प्रिंसिपल मतलब शिक्षण करते समय कुछ सिद्धांत को डेवलप किया गया है, कुछ सिद्धांत है जिससे शिक्षण को और प्रभावशाली और इफेक्टिव बनाया जाए। उन सिद्धांतों को बारे में जानेंगे। सिद्धांत दो तरह का है, एक है जर्नल। जर्नल मतलब आपको सभी के लिए एक जैसा होता है, एक होता है आपका साइकोलॉजिकल। दोनों को मिला करके ही एक अच्छी टीचिंग को डेवलप किया जा सकता है। अब जनरल में होता है कि जनरल में सब लोग को एक जैसा देखा जाता है, या सब लोगों के लिए एक जैसा होता है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल होता है वो पर्टिकुलर एक एक बच्चे पे अलग अलग अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि साइकोलॉजिकल में सबके प्रति एक लगे। साइकोलॉजिकल मतलब कह सकते हैं इंडिविजुअली हम उनको स्टडी करते हैं, उनकी माइंडों को समझते हैं, तब हम उनको टीचिंग करते हैं, तब उनको हम अच्छे से समझा पाते हैं। कहता है सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत जो जनरल सिद्धांत है उसमें कहता है प्रेरणा का सिद्धांत होना। प्रेरणा का सिद्धांत होना मतलब छात्र को नई बात जानने की जिज्ञासा उसमें अंदर डालना, मोटिवेट करके उनके अंदर नई बातों को के प्रति उसकी जिज्ञासा पैदा करना, यह आपका प्रेरणा का सिद्धांत बताता है। गतिविधि का सिद्धांत, शरीर और मानसिक ये दोनों अलग अलग है। शरीर आपका यहाँ होगा लेकिन मन आपका कहीं और होगा, तो वो दोनों को एक जगह ला करके ही हम टीचिंग करें। किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं कि उसका माइंड कहीं और है और उसका शरीर यहाँ है तो हम उसको अच्छा से टीच नहीं कर सकते, उनको नहीं सिखा सकते। मतलब गतिविधि सिद्धांत को भी आपको ध्यान रखना होगा। रुचि सिद्धांत। रुचि सिद्धांत कहता है कि इंटरेस्ट, जो भी स्टूडेंट आपके सामने में है उनको इंटरेस्ट जगाना है, जो आप पढ़ा रहे हैं उसके प्रति उनका इंटरेस्ट होगा तो ही वो उस चीज को अच्छा से समझ पाएगा। जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। जीवन का मतलब प्रिंसिपल ऑफ लिंक्ड विथ लाइफ। लाइफ के साथ जो चीज आप पढ़ा रहे हैं उसके लाइफ में कहाँ उसका उपयोग होगा, उसको जोड़ने का कोशिश करेंगे तो आपका जो टीचिंग है वो और भी मतलब मजबूत होगा और भी इफेक्टिव होगा। उसके बाद कहता है व्यक्ति मतभेद का पहचान। मतलब कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। हर एक व्यक्ति का अलग अलग मत होता है, ठीक है। इस व्यक्ति का अलग मत है, इस व्यक्ति का अलग मत है, तो उस क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उनका सबका अलग अलग मत है। उन सभी मतों को एक जगह एक केंद्र पर केंद्रित करके ही टीचिंग करना चाहिए। मतभेद है तो उस मतभेद को आपको कम करना चाहिए या उसको खत्म करके ही आप अच्छे से अच्छे टीचिंग कर सकते हैं। उसके बाद है चयन का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कहता है कि आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो उसका सेलेक्ट कैसे किए, उसका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होना चाहिए। मतलब हम अभी इसके पहले आपको बताए थे कि सरल से लेकर के जटिल की ओर, मतलब हमारा एक प्रिंसिपल है कि पहले हल्का हल्का चीज को पढ़ाएंगे, उसके बाद उससे टफ वाला चीज को पढ़ाएंगे, जटिल चीजों को पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका होता है योजना का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। आप किस तरीके से पढ़ाएंगे उसका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तो प्लानिंग का भी एक सिद्धांत होना चाहिए कि हम इस तरह से प्लान करके ये सब्जेक्ट को इतने समय में पूरा करेंगे। उसके बाद कहता है विभाजन का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। जो भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपको पढ़ाने का दिया जाता है या जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं उसका डिवीजन होना चाहिए कि आज इतना पढ़ाया जाएगा, कल इतना पढ़ाया जाएगा, परसों इतना पढ़ाया जाएगा। जैसे कि हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं तो अभी चौथा क्लास है, तो इसका डिवीजन कर दिया कि एक दिन में इतना पढ़ाए जाएंगे, दूसरा दिन में इतना, तीसरा दिन में इतना। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड को 5 से 10 क्लास में कंप्लीट करेंगे, ये एक डिवीजन हो गया। तो उस तरह से डिवीजन करना। फिर कहता है संशोधन का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट। आपका जो संशोधन का सिद्धांत, मतलब अगर आपने कोई सिद्धांत बनाया तो उसमें कुछ संशोधन की भी चांसेस होनी चाहिए। उसके बाद कहता है सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत, मतलब क्रिएशन और रिक्रिएशन प्रिंसिपल। मतलब किसी चीज को जब हम टीचिंग करते हैं तो क्रिएशन मतलब होता है कई नई चीजों को उद्गम करना, मतलब उसको क्रिएटिव माइंड बनाना। तो ये सभी भी आपके टीचिंग में होना चाहिए कि जो स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं उसका क्रिएटिव माइंड को हम तैयार करें, उनको मतलब कोई वैसा कार्य करने के लिए उत्साह है ताकि वो उस कार्य को मतलब एक तरह से रिसर्च के माध्यम से सोचे, रिसर्च के तरीके से सोचे। एक फिर लास्ट है लोकतांत्रिक व्यवहार, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी जो हमारे देश में चलता है।
उसके बाद कहता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मतलब साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब कि आपको साइकोलॉजिकल मतलब प्रत्येक स्टूडेंट की साइको को पढ़ना है, मतलब उसकी मनोविज्ञान को पढ़ना है, तब आप अच्छे से टीचिंग कर पाएंगे। कहता है प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, कि उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, एवरेज इंटरेस्ट हम निकालेंगे कि इन सभी को इस चीज में इंटरेस्ट है, उसके अनुसार से उनको मोटिवेट करके फिर हम उसको टीचिंग देंगे। तो हम एक एवरेज निकालेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे इस चीज को ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। जैसे हम आपसे कमेंट मांगते हैं तो ये क्या है, ये इंटरेस्ट है कि आप किसमें ज्यादा जानना चाहते हैं, तो ये हो गया इंटरेस्ट, और उसको ही हम क्लास बनाते हैं, मतलब उसी का क्लास ज्यादातर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद कहता है मनोरंजन का सिद्धांत। आपको मनोरंजन करवाना भी है, जो भी आप स्टूडेंट को पढ़वा रहे हैं, तो आप जैसे आपका पीरियड होता है, आप क्लास में इंटर करते हैं, तो पहले उसको 2-4 मिनट मनोरंजन कीजिए, ताकि वो पुराने क्लास को भूले और फिर नए क्लास को आपके साथ कंटिन्यू करे। ऐसा नहीं कि मतलब आप क्लास को जितना से जितना इफेक्टिव बना सकते हैं, वही आपका मेन प्रोडक्ट होता है। तो कहते हैं मतलब मनोरंजन मतलब या तो फिर आप 5 मिनट 10 मिनट, अगर छोटे बच्चों को ले रहे हैं तो 5-10 मिनट उसको अच्छे से फैलवा लीजिए, फिर उसके बाद उसका क्लास लीजिए। बड़े बच्चों में आप क्लास में ही उसको ऐसा इंटरटेन थोड़ा 5 मिनट या 2 मिनट कर दीजिए, ताकि वो पुरानी चीजों को भूल जाए, फिर वो नई चीजों को एब्जॉर्ब करे। तो ये कहता है मनोरंजन का सिद्धांत। कहता है पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज। रिपीटेशन और एक्सरसाइज में कि जो चीज हम पढ़ा रहे हैं, जैसे कल मैंने पढ़ाया, उसको 2 से 3 मिनट तक हम उसको रिवाइज कर देंगे, और उसको रिवाइज करके या फिर उसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि कल हमने ये पढ़ा था, उसका एक क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं, तो उसको मतलब रिवाइज और आपको एक्सरसाइज दोनों चीज आपको एक साथ करना है। उसके बाद कहता है रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति का प्रोत्साहित करने का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव और सेल्फ एक्सप्रेशन। आपको जो बच्चों को आप साइको स्टडी कर रहे हैं, तो उनमें से देखिए कि कौन बच्चे रिसर्च करने लायक हैं, तो उनको उस तरह का चीजों को डेवलप करना, उनके अंदर उस तरह से नई नई चीजों को सोचने की क्षमता को आपको उसको डेवलप करना है। तो वो सभी चीजों को उसको और प्रोत्साहित करना है, आप इस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, तो वो चीजें उनको बताना। उसके बाद होता है सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड करेक्शन का सिद्धांत। सहानुभूति मतलब बच्चों के प्रति आपका एक सहानुभूति होना चाहिए, बच्चों के प्रति आपका एक लगाव होना चाहिए कि आप उसके ही लिए सोच रहे हैं, उनका ही भलाई है, वो चीजें उनके अंदर मतलब आपको लगना, स्टूडेंट को लगना चाहिए कि मेरे सर मेरे ही हित में सोच रहे हैं। तो वैसी सहानुभूति भी आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आता है। कहता है प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन मतलब कहता है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। बच्चों में एक अजीब सा उत्साह भरने का कार्य भी एक टीचर करता है। तो मतलब एक तरह से उनको मतलब मोटिवेट के साथ साथ उस कार्य के प्रति अगर हतोत्साहित होता है छात्र, तो उसमें अगर टीचर उनको थोड़ा सा सहारा दे देते हैं, मतलब टीचर उनकी मतलब आप मोटिवेट कर देते हैं, टीचर उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित कर देते हैं, तो देखिएगा कि वो बच्चा अच्छा मतलब डगमगाने से बच जाता है और उस कार्य को अंजाम देता है। तो प्रबलन का अधिकार सिद्धांत है इंद्रियों का प्रशिक्षण। आपको पता है कि जो हमारा नॉलेज जो द्वार है, हमारा जो हमारा रास्ता है जिससे हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, तो वो 5 इंद्रियां से हमारी जितनी भी जानकारी हमारे अंदर आती है, वो 5 इंद्रियों से आती है। तो उन 5 इंद्रियों को बार बार ट्रेन करना है, बार बार उनको ट्रेन करेंगे तो अच्छी चीजों को और नॉलेज को वो एब्जॉर्ब करेंगी, मतलब वो प्राप्त करते रहेंगे। तो उनको बार बार मतलब प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सेंस को वो बार बार ट्रेन करेंगे, हम बार बार उनको मतलब जैसे कि किसी चीज को ट्रेनिंग, जैसे मैं डेली आपसे पढ़ा रहा हूँ या मैं कहीं से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो देखिएगा उस काम में वो निपुण हो जाता है। उसी तरह अपनी इंद्रियों को आपको मतलब ट्रेन करने के लिए, मतलब जितने भी छात्र हैं उनको उनकी इंद्रियों को ट्रेन करने के लिए हमेशा सोचना चाहिए, तो उससे आपका टीचिंग और बेहतर हो सकता है। उपचारात्मक शिक्षण मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल ट्रेनिंग। रिमेडियल टीचिंग में आपका देखिएगा कि अगर बच्चे को कोई क्वेरी है तो उसको आपको सॉल्व करना चाहिए, तभी आपसे बच्चा इंटरेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि बच्चे का क्वेरी पड़ा हुआ है और आप आगे बढ़े जा रहे हैं,
तो वो चीज भी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को सिखाता है कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, आपको बच्चे की क्वेरी है या किसी तरह का समस्या है तो उसको सॉल्व या रिजॉल्व करने की आप कोशिश करें। टीचर होने के नाते उनकी समस्याओं को सुनना और उनको रिजॉल्व करना आपका दायित्व तो होता है। उसके बाद आप प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स में टीचिंग मेथड में हम लोग आते हैं। टीचिंग मेथड में कहता है टीचिंग की विधियां कौन कौन सी हैं। तो टीचिंग के हमारे पास अभी 3 विधि हैं। एक है लार्ज स्केल में, दूसरा है मीडियम स्केल में और तीसरा है इंडिविजुअल स्केल में। लार्ज ग्रुप मेथड जिसे टीचर सेंटर मेथड कहा जाता है, स्मॉल ग्रुप टीचिंग जिसे मिक्स्ड मेथड कहा जाता है, और लास्ट है हमारा इंडिविजुअल टीचिंग मेथड जिसे लर्नर सेंटर मेथड कहा जाता है। मतलब यहाँ आपको इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस होता है, इसमें आपका ये दोनों का मिक्स होता है, और ये आपका जो है वो लार्ज स्केल है, मतलब टीचर ओरिएंटेड होता है। शिक्षा के मतलब जो शिक्षक होते हैं उस पे बेस्ड होता है। तो इसमें जैसे इसमें कई विधि है, जैसे कि वो लेक्चर कम विधि है। लेक्चर मतलब जो टीचर्स लेक्चर डिलीवर करते हैं बच्चों को, वो इसमें विधि आपका टीचर से लार्ज स्केल में या टीचर सेंटर में आता है। उसके बाद होता है लेक्चर के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटेजी, मतलब व्याख्यान करते हैं और उसका प्रयोग प्रदर्शन करते हैं। मतलब जो भी हमने आपको लेक्चर दिया उसका प्रैक्टिकल रूप भी साथ में देना, वो आपका इसके अंतर्गत आता है। टीम टीचिंग, अगर हम टीम टीचिंग मतलब 4-5 बच्चों को या एक ग्रुप को एक टीम बनाते हैं उसमें टीचिंग करते हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन, टीवी में देखते होंगे बहुत सारा अभी टीचिंग चैनल आया है, स्वयं करके, मुक करके, तो इन सभी में जो भी टीचिंग किया जाता है वो आपका लार्ज ग्रुप ऑफ मेथड्स में आते हैं। मतलब और वीडियो रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि अभी हम आपके पास वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी आपका लार्ज स्केल में आता है। इसको एक साथ कई लोग देख सकते हैं, तो ये लार्ज स्केल में आता है। फिर बोलता है रिव्यू स्ट्रेटजी। रिव्यू स्ट्रेटजी में मतलब हम जो शिक्षण किए उसका अगर हम रिव्यू लेते हैं, जैसे कि आप हमारे साथ कमेंट करते हैं या हम एक क्लास में मान लीजिए कि मेरे पास 200 बच्चे पढ़ रहे हैं और उन लोगों का हम एक रिव्यू फॉर्म साइन करवाते हैं कि आप बताइए कि कैसा क्लास लगा। ठीक है, तो ये भी एक समीक्षा करने का जो विधि है वो भी आपका लार्ज ग्रुप ऑफ मेथड्स में आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन और आंसर मेथड, मतलब जो हम पढ़ाएं, जिस चीज को हमने आपके पास समक्ष रखा, उन सभी को अगर हम उससे क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो भी हमने बात रखी उस चीज से जो भी क्वेश्चन आंसर रखते हैं, तो वो भी आपका इसी मेथड्स के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम लोग स्मॉल ग्रुप ऑफ टीचिंग में आते हैं। स्मॉल ग्रुप टीचिंग में बताया है कि ग्रुप डिस्कशन, जैसे 4-5-10 बच्चे बैठ गए, वो आपस में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, 4-5 बच्चे बैठ गए, टीचर्स बैठ गए, उनका साथ एक टॉपिक पे आपस में बात विचार कर रहे हैं, तो उसे ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है। सेमिनार करना, ये भी ग्रुप डिस्कशन के अंतर्गत आता है। पैनल डिस्कशन, वो भी ग्रुप डिस्कशन के अंतर्गत आता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब ये भी आपका मस्तिष्क झंझावाती, मतलब ये कहता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब एक प्रॉब्लम दे दिया जाता है, उस प्रॉब्लम पे जितने भी वहां स्टूडेंट मतलब उपस्थित होते हैं वो अपने अपने मंतव्य को रखते हैं, अपने अपने विचार को रखते हैं, और टीचर्स क्या करता है, टीचर्स बोर्ड पे उन सभी मंतव्यों को नोट डाउन करते हैं और एक उचित रिजल्ट पे पहुंचना ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। मतलब आपके ब्रेन को मतलब एक तरह से खंगालना कि इस टॉपिक के मतलब में आप क्या सोचते हैं, तो उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मतलब परियोजना विधि। परियोजना की कौन कौन सी विधि है, हम प्रोजेक्ट जैसे किसी को देते हैं कि 2-3 बच्चे के ये प्रोजेक्ट है, 3-4 बच्चे को ये प्रोजेक्ट है, तो उन वैसी अगर कोई शिक्षण की जाती है तो वो भी आपका टीचिंग का स्मॉल ग्रुप में आएगा। उसके बाद हमारा ट्यूटोरियल, जो कि हम किसी छोटे मतलब किसी क्लास में टीच करते हैं, तो उस ट्यूटोरियल को भी हम इसी के अंतर्गत डालेंगे। उसके बाद हमारे पास केस स्टडी है। अगर हमने किसी केस को स्टडी करने के लिए उठाया है तो उसे केस स्टडी भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा। रोल प्लेइंग भी इसी के अंतर्गत, अगर आप नाटक वगैरह करते हैं तो उसमें किसी तरह का रोल दिया जाता है
तो रोल प्लेइंग, अगर आप रोल प्ले कर रहे हैं तो वो भी आप इसी के अंतर्गत आएगा। डेमोस्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन, किसी चीज का आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं तो भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद इंडिविजुअल ट्रेनिंग मेथड्स में कौन कौन से आते हैं, उसमें किसी तरह का असाइनमेंट दिया जाता है। जैसे कि आप जब हायर एजुकेशन में जाएंगे या हायर एजुकेशन को जब किए होंगे तो आप उसमें देखे होंगे आपको एक असाइनमेंट मिला होगा कि आपको इस असाइनमेंट को पूरा करना है, तो वो आपका इंडिविजुअल मिलता है, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट को अलग अलग मिलता है, तो वो इंडिविजुअल दिया जाता है, इसलिए इसको इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स में रखा गया है। फिर बोलता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम का अनुदेश करना। कोई भी प्रोग्राम हम तैयार करते हैं तो प्रोग्राम में देखते हैं कि इंडिविजुअल बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है, तो वो इसी के अंतर्गत आएगा। फिर कहता है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, मतलब कंप्यूटर पे आधारित अगर किसी तरह का शिक्षण है तो वो भी प्रत्येक स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है। नहीं, ऐसा नहीं कि एक ही कंप्यूटर से आप 50 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये कंप्यूटर असिस्टेंट मतलब कंप्यूटर के आधारित अगर की शिक्षण है तो इंडिविजुअल बच्चों के लिए इंडिविजुअल होता है। और फिर होता है आपका इंटरेक्टिंग वीडियो, परस्पर संवादात्मक वीडियो, मतलब वैसा वीडियो जिसमें आपको इंटरेक्ट करना है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप जब कमेंट डालते हैं तो एक सिर्फ अपना कमेंट डालते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे ग्रुप का आप कमेंट आप अपने मेरे पास डालते हैं। दैट मीन्स कि इंटरेक्टिंग करना, मतलब इंटरेक्ट करना। हम एक बच्चे को पूछे, मैंने बोला कि आप इसका आंसर बताओ, उनको पूछा एक आंसर बताओ, मतलब इंटरेक्ट करना, एक दूसरे से इंटरेक्ट मतलब पर्टिकुलर बच्चों से इंटरेक्ट करना। उसके बाद बोलता है ओपन लर्निंग, मुक्त अधिगमन। उसके बाद सिमुलेटेशन, सतत आपका उसका अनुकरण करना। उसके बाद बोलता है हॉरिस्टिक मेथड्स और आप डिस्कवरी मेथड्स। डिस्कवरी भी एक देखिएगा आपका इंडिविजुअल के अंतर्गत आता है। जो डिस्कवरी किसी चीज का खोज किया जाता है तो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, एक या दो व्यक्ति मिल करके खोजते हैं या किसी एक व्यक्ति का ही वो रिसर्च होता है, तो ये आपका डिस्कवरी भी इसी के अंतर्गत आएगा। आपको क्या करना है, इन सभी को टॉपिक्स कम से कम याद रखनी है कि इंडिविजुअल में कौन कौन सा आता है, स्मॉल में कौन कौन से टीचिंग्स मेथड्स आते हैं, लार्ज में कौन कौन से टीचिंग्स मेथड आते हैं। आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाएगा लार्ज टीचिंग ऑफ मेथड, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग डाल देगा, तो आपको वहां छांटना होगा कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग लार्ज में नहीं आता है, वो मिक्स में आता है, ठीक है, स्मॉल में आता है। आपके साथ ये क्वेश्चन बोल दिया जाएगा कि इसमें से 4 दे देंगे, बोलेंगे कि आपको ये बताइए कि स्मॉल टीचिंग मेथड है या लार्ज टीचिंग मेथड, स्मॉल टीचिंग मेथड है या फिर टीचर सेंटर्ड है। मतलब नाम से भी आपको थोड़ा सा दिक्कत किया जा सकता है कि ये नाम और ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके पास यहाँ दे दिया, इसमें से बता देगा कि बताइए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में कौन साइकोलॉजिकल है, कौन आपका जनरल है, तो दोनों को मिक्स कर देगा तो आपको उसमें छांटना है। इधर आपके पास दे दिया जाएगा कि बताइए दृश्य में कौन कौन से आते हैं। मतलब आपको कम से कम नाम याद जरूर रखना है। जब आप क्लास में, जब आप एग्जाम में देने जाते हैं तो आपको कम से कम नाम पे जरूर फोकस। यहाँ आपके 2 चीज और है, माइंड मैपिंग और कॉन्सेप्ट मैपिंग। माइंड मैपिंग मतलब होता है मन चित्र, किसी चीज को चित्र के द्वारा वर्णन करना, उसको माइंड मैपिंग कहा जाता है। कोई भी विषय वस्तु है उसको अगर हम चित्र के द्वारा समझाते हैं, चित्र के द्वारा उसका हम व्याख्या करते हैं तो उसे हम माइंड मैपिंग कहा जाता है, मतलब चित्रात्मक वर्णन करना। और आपके पास कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब है, कॉन्सेप्ट मतलब हो गया अवधारणा पे हम किसी चीज को समझाते हैं। कोई जटिल वस्तु, जो जटिल हमारा विषय वस्तु है उसको किसी अवधारणा से उसको सरल करना हमारा जो होता है उसे हम कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। तो इस तरह से आज का क्लास पूरा होता है। आप हमारे वीडियो को कम से कम एक स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनको मदद मिल सके, और इसी साथ आप कमेंट जरूर करें कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए ताकि मैं उस तरह का वीडियो बना सकूं और आपको उस टॉपिक पे समझा करके दिसंबर 2023 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आप सफलता हासिल करें। और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारा वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।